बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना शाहिद महमूद अपने डिजिटल चैनल सॉफ्ट टॉक में दोस्तों को खुश आमदेद। अक्सर दोस्त मुझे कहते हैं कि राना साहब आपने चैनल बनाया है तो आप ज़रा उसमें ज़रा थोड़ी सी ज़रा चाशनी डालें। और एक, मैं पार्टी का नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन कोई दोस्तों ने कहा कि एक अगर आप उसमें एंगलिंग करें और एक किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जो बड़ी पॉपुलर है उसके बारे में अगर आप प्रोग्राम करें तो आपकी बड़ी वीडियो वायरल होंगी और बड़ी आपकी बड़ी चैनल के हवाले से बड़ा। तो मैं इस पे बिलीव नहीं करता। एक्चुअली मैंने बेसिकली ये जो जब ये काम शुरू किया तो मुझे दरअसल जो है, मैं बहुत अरसे से मेरा किताब के साथ और पढ़ने पढ़ाने से मेरा एक रिश्ता टूट गया था। तो बहुत अरसे से मुझे, मैं चूँकि पंजाब लेवल पे ट्रेनर भी रहा हूँ, पुलिस की ट्रेनिंग्स करवाता रहा हूँ, ऑफिसर्स ट्रेनिंग करवाता रहा हूँ, सोशल सेक्टर में मैं तकरीबन को 20-22 साल मैंने काम किया है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर सोशोलॉजी, और इस तरह कैदर यूनिवर्सिटी में भी मैं एंथ्रोपोलॉजी में रहा। तो एक पढ़ने पढ़ाने का एक शुरू से बड़ा शौक़ था। और वालिद साहब मेरे, चूँकि एजुकेशन सेक्टर से उनका तल्लक था और वो माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, और उनकी जो किताबों का एक ख़ज़ीना था, वो बड़ी छोटी उम्र में ही मैंने मुमताज़ मुफ्ती, कुदरतुल्लाह शहाब, बेगम रियाज़ुद्दीन, कर्नल मोहम्मद ख़ान, सदीक़ सालक, बानो कुदसिया, इशफ़ाक़ अहमद, नसीम एजाज़ी, इन ये जो बड़े ऑथर्स हैं, इनकी सारी किताबें वालिद साहब की लाइब्रेरी में थी उस वक़्त। और मुझे उस दौरान ये पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैं एक किताब लेता था और फिर एक ही सीटिंग में बिस्तर में बैठ के जो है ना, मैं उन्हें पढ़ देता था। लेकिन एक अरसा हो गया था किताब पढ़े हुए। तो अभी जब कुछ अर्सा पहले दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप कुछ इस तरह का काम भी करें और कोई वीडियोस बनाया करें सोशल सेक्टर के, सोशल इश्यूज़ के ऊपर, पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर, तो मुझे इस काम पे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मुझे फिर दोबारा से मुझे पढ़ने पढ़ाने का एक सिलसिला करना पड़ा और मुझे शौक़ हुआ कि मुझे जो है ना फिर पढ़ना। क्योंकि जब आप कोई भी, स्पेशली अगर तो आप इंडिविजुअल या इनफॉर्मल गुफ्तगू करते हैं दोस्तों में, तो उसमें अगर ऊपर ऊंच नीच हो भी जाती है तो वो एक्सेप्टेबल होती है। लेकिन जब आप एक चैनल की शक्ल में लोगों से बात करते हैं तो आपके ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। तो आपको बड़े नपे तुले और ऐसे अल्फाज का चुनाव करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, फिर आप उसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि जब आपके मुंह से बात निकल जाती है तो वो फिर पराई हो जाती है। तो इसलिए बड़ी कोशिश की जाती है कि आप एक बैलेंस गुफ्तगू करें, बैलेंस्ड बात करें, अनबायस्ड बात करें, एंगलिंग नहीं होनी चाहिए, सच्ची और खरी बात करें। इससे कि ये वो आपकी वीडियो वायरल होती है, कोई देखता है नहीं देखता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए ये है कि मुझे दोबारा से, मैं एक, मेरा जो एक तशनगी थी मेरी शख्सियत में, जो कि बड़ा अरसा से मेरा एक पढ़ने पढ़ाने से मेरा एक रब टूटा हुआ था, ये जो मैंने चैनल के हवाले से जब शुरू किया तो मेरा दोबारा से बहाल हुआ। तो मैं इस सिलसिले में आज मैं जो बात करना चाह रहा था कि हमारे मुआशरे के अंदर, स्पेशली इस वक्त पोलराइजेशन की वजह से, जबकि हमारे मुआशरे में, हमारे यूथ में इस वक्त एक टॉलरेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, और हम छोटी छोटी बातों के ऊपर हम फ्लेयर अप हो जाते हैं, बर्दाश्त बहुत कम हो गई है। और जहाँ जहाँ हम लगे हुए हैं, जिन जिन के साथ हमारी अटैचमेंट है, जो भी हमारी, और उसके बारे में हम बड़े पोजेसिव हैं, और उसके बारे में फिर हम ये देखते हैं कि हम अपनी लिमिट्स भी क्रॉस कर देते हैं, कोई रिस्पेक्ट्स भी नहीं रहती। फैमिली टू फैमिली आजकल इश्यूज़ बन गए हैं, जो कि मैं समझता हूँ, एक तो ओवरऑल सोसाइटी के अंदर बड़ी पोलराइजेशन है। फिर हम नेगेटिव बात जो है ना वो करने में हम हमेशा बाजी लेने की कोशिश करते हैं। हमेशा मनफी बातों को लोग ज़्यादा सुनते हैं और मनफी बातें करने का रुझान भी ज़्यादा है, क्योंकि जो है वो लोग उसको पसंद करते हैं, प्रोपेगेंडा को भी। तो मुस्बत बातों की जो है ना वो बहुत, हमारा मुआशरा इस वक्त जो है ना, अगर उसको किसी चीज़ की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो ये है कि हम मुस्बत नैरेटिव लेके आएँ मुआशरे के अंदर, जो है ना वो सच्ची बातें करें, साफ़ सुथरी बातें करें, मुस्बत बातें करें। और अगर कोई कोई ऐसी कोई गलत बात है भी सही, कोशिश करें उसको भी शुगर कोटेड के ज़रिए उसको इस अंदाज में करें कि किसी का दिल जो है ना वह ना दुखे। लेकिन ओवरऑल हमें ना लोगों को उम्मीदें दिलानी चाहिए। अच्छी बातें अगर मुल्क के अंदर हो रही हैं, कोई तरक्की की बात हो रही है, कोई उसमें कोई अच्छी तब्दीली हो रही है, आप ये ना करें कि उसके ऊपर को किसी की पार्टी को कोई फ़ायदा हो रहा है। जो जेन्युइन सिचुएशन है वो लोगों तक बतानी आपका फ़र्ज़ है, अगर आपके नोटिस में है।
मैं अभी देख रहा था कि यूएनओ में पाकिस्तान के जो मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब, बड़े सीनियर जो हैं वो दफ्तर खारजा के पुराने बंदे हैं और बड़े सीजन किस्म के हैं, और यूएनओ में उनका बड़ा एक्सपीरियंस है। वो बता रहे थे कि 5 गुना यूएनओ ने जो आप पाकिस्तान की जो इमदाद थी वो 5 गुना बढ़ा के $816 मिलियन कर दी है। ये तकरीबन $1 अरब के लगभग इमदाद है कि जो कि यूएनओ ने की। अभी वो इजलास हुआ है जिसमें तकरीबन 160 मुल्कों ने उसकी तायद की है। फिर उसके बाद आगे दूसरे फेज़ के अंदर जो है जिसे रिहेबिलिटेशन का फेज़ कहते हैं, उसके ऊपर भी प्लान तकरीबन तैयार हो रहा है। तो वो उसमें भी इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि मज़ीद रिहेबिलिटेशन फ़ेज़ के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है और यूएनओ के प्लेटफार्म में अम्ब्रेला में पाकिस्तान में जो फ्लड की सूरत हाल है उसके ऊपर वो अपना हिस्सा डालेंगे, और उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त एक अच्छी खबर है। दूसरा ये है कि जो स्पेकुलेशन थी डॉलर के हवाले से, और जो स्पेकुलेटर मौजूद थे और जिन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि डॉलर को जमा करना शुरू किया हुआ था, और एक आर्जी किस्म की जो है ना वो एक डॉलर के साथ एक बाकायदा एक बड़ी प्लान किस्म की एक गेम हो रही थी, उसको भी कम अज़ कम जो है ना उसमें ये रुकावट आई है। और ये उसकी मिसाल ये है कि आपकी जो मार्केट में जो डॉलर जहाँ पे स्टैंड कर रहा था और आपका जो बैंक रेट था उसके अंदर जो डिफरेंस था वो तकरीबन अब एक उसमें ₹1 का तकरीबन फ़र्क रह गया है। यानी इसका मतलब ये है कि ये सारी स्पेकुलेशन थी। अभी शौकत तरीन साहब का अपनी ये स्टेटमेंट एक चैनल के ऊपर वो बता रहे थे, उनसे ये सवाल हुआ शौकत तरीन साहब से कि आप बताएं कि डॉलर में पाकिस्तान की जो एक्चुअल प्राइस है पाकिस्तान में वो क्या बनती है। तो उन्होंने कहा कि 200 के ऊपर नीचे तकरीबन बनती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर गई है 30-40 रुपए तक, जो 40-45 रुपए तक भी गई, ये सारी स्पेकुलेशन थी। और ये सारी जो है ना एक बाकायदा एक मिली भगत जो आप इसे कह सकते हैं कि ये सारी सूरत हाल थी जो कि उसमें हुई है। इसमें मैं उसमें जो डार साहब अपना इसहाक डार साहब ये कह रहे थे कि अभी आईएमएफ का उनके ऊपर ये सवाल हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आईएमएफ जिस तरह पिछली गवर्नमेंट के बारे में ये था कि आईएमएफ की आपने जो है ना उस मादे को आपने उसमें डेंट डाला और आईएमएफ में फिर बड़ी मुश्किल हुई है, तो आप तो नहीं ऐसा कुछ करने जा रहे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। सबसे एक ज़बरदस्त बात मैं ये समझता हूँ कि मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने कहा कि मेरे इससे पहले जो प्रीडेसेसर थे, यानी मेरे से पहले जो वज़ीर ख़जाना थे, उनकी जो भी हुकूमत जो पहले रही है, खान साहब की हुकूमत रही है, उनकी जो भी इंटरनेशनल कमिटमेंट थी हम उसको ऑन करेंगे और बाकायदा उसको आगे लेके चलेंगे। ये नहीं करेंगे कि उनकी जो कमिटमेंट है तो हम उसमें कोई रखना डालेंगे। ये नेशनल इंटरेस्ट में ये चीज़ें जो है ना वो जानी चाहिए। और उसके अलावा ये है कि देखें, जब आप इकॉनमी एक ऐसा है कि दुनिया के अंदर जो मुल्क है उनकी तकरीबन सारी जो आपकी सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ हैं वो लिंक करती हैं आपकी इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो जब भी आप कम अज़ कम अपना जो भी अपना आर्गूमेंट रखते हैं, जो भी आपका बयानिया है, जो भी आपकी पॉलिटिक्स है, उसमें आप कम अज़ कम इकोनॉमिक्स का जो आपका फ़िनांशियल जो मुल्क की जो मईशत है उसके हवाले से आपका स्पेशली जो ज़िम्मेदारान है, जिस तरह वज़ीर ख़जाना की पोजीशन है, अगर उससे पहले कोई वज़ीर ख़जाना रहे हैं, वो जब भी मीडिया के ऊपर बात करें तो वो इंतहाई ज़िम्मेदाराना तरीके से बात करें, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी इंतहाई फ्रेजाइल इकॉनमी है प्रोपोगंडा के हवाले से। यानी आप इसके ऊपर जब प्रोपोगंडा करते हैं, ये तो बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज उसी वक्त आपकी जो है ना थोड़े से मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, एजिटेशन का ऐलान होता है। एजिटेशन अभी शुरू ही नहीं हुई थी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है जी मैंने धरना देना है, या मैंने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहती, तो आपकी उसका सबसे इम्पैक्ट जो है ना वो किसके ऊपर पड़ता है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज बैठ जाती है। इसी तरह डॉलर के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो आपके ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। ये आपके जो माफियाज बैठे हुए हैं ये सारे माफियाज एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए ये आर्गूमेंट बिल्कुल ठीक है उन लोगों का जो समझते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ लिंक्ड विद द इकोनॉमिक पोजीशन सिचुएशन ऑफ द पाकिस्तान। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल हार्मनी होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर जो उन्होंने अपने एक स्टैंस बना लिया है कि हमने एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि उन्हें ये चाहिए, उन्हें अपने अना के जो बुत हैं वो अना के बुत उन्हें तोड़ने चाहिए। और अगर खान साहब को कोई है तो उनको एक टेबल के ऊपर बैठ के एक पॉलिटिकली
देखें वो आपने 18वीं तरमीम की है, तो वो एक पूरी आप देखें 18वीं तरमीम में क्या हुआ है, आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया है और उसके ऊपर आपने कंसेंसस किया है और उसके आपके कोई उसमें बिहाइंड द सीन कुछ मोटिव्स होंगे जिसके ऊपर बहुत बात हो सकती है, पूरा अलहदा प्रोग्राम हो सकता है कि 18वीं तरमीम के बेनिफिट्स भी क्या हैं और उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं। लेकिन फिर भी अगर आप हर अपने किसी भी बेनिफिट के ऊपर, अगर पर्सनल बेनिफिट्स के ऊपर अगर आपकी कंसेंसस हो सकता है तो वाई नॉट। मुल्क के लिए कंसेंसस क्यों नहीं हो सकता, मुल्क के लिए आप क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि अगर आपकी आज इकोनॉमी कुछ बेहतरी की तरफ जा सकती है और उसमें आपका कोई रोल हो सकता है, क्योंकि अगर इकोनॉमी बेहतर होगी तो जिसकी भी गवर्नमेंट होगी उसका उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि आप ये अगर तो आप एट द स्टेक ऑफ मुल्क खेलेंगे, आप कहेंगे जी ये इनकी वजह से अगर ये इकोनॉमी मैं करूँगा तो इकोनॉमी बैठ जाएगी तो फिर मैं आगे ठीक करूँगा, तो ये बिल्कुल ये बयानिया किसी को भी सूट नहीं करता। ये तो हम मुल्क को अपने को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हमें ये चाहिए, गवर्नमेंट स्पेशली गवर्नमेंट की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कभी किसी को बंद गली में नहीं लेके जाना चाहिए। अगर उन्होंने कोई एजिटेशन के लिए कोई प्लान किया है तो गवर्नमेंट शुड टेक अ लीड रोल और उन्हें कोई कमेटी बनानी चाहिए, उनके साथ निगोशिएशन करनी चाहिए। कोई उसके ऊपर अब इलेक्शन को ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं रह गया, कोई उसका कंसेंसस हो कि जो रिमेनिंग टाइम है उसको हम किस तरह गुजार सकते हैं। तो अब ये कंसेंसस की ज़रूरत है जिसके ऊपर दोनों साइड की जिम्मेदारी है और ज़्यादा जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो ऑन अ ड्राइविंग सीट होती है, तो वो थोड़ी सी उसमें लचक लेके आए। और स्पेशली ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, जो मीडिया टॉक्स हैं, उसके अंदर जो तलखी है, जो अल्फाज का चुनाव है, उसमें भी नरमी लाएं। क्योंकि जब आप एक दूसरे के सामने बैठते हैं तो अगर आपने उन कम अज़ कम इतना लिहाज आपका ज़रूर हो, जब आप एक दूसरे से मिलें तो कम अज़ कम आपको आंखें ना नीची करनी पड़े। थैंक यू वेरी मच जी।